नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पिछले संडे जो मैंने कूलम्ब्स लॉ का टेस्ट लिया था, मैंने 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। उस 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा से, ईमानदारी से, बढ़िया से देखिए, है ना। निश्चित रूप से बच्चों ये समझ में आएगा। और आगे जो 31 तारीख को टेस्ट होना है आपका, ठीक है, में इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। और वो जो मैंने 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीपीपी भी में डाला था, ठीक है, उससे भी आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके टेस्ट पेपर में, जो 31 तारीख को होने जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है, और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कीजिए आने वाले टेस्ट में, है ना। शुभकामना आप लोगों को। चलो भाई, चलते हैं अपने हम टेस्ट पेपर, कूलम्ब्स लॉ के इस टेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव के सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो भाई, आओ लावें उस क्वेश्चन को हम लोग। ये रहा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। एक बेटा, इसमें क्या कहा जा रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। कूलम्ब्स लॉ पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 1। कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल इसके अनुक्रमानुपाती। ठीक है बच्चों, एक चीज आप ये हमेशा याद रखना, अनुक्रमानुपाती को ही दूसरे शब्दों में बेटा हम समानुपाती के, अनुक्रमानुपाती को ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, समानुपाती। और इंग्लिश में इसको प्रोपोर्शनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एक ही शब्द का अनेक शब्द होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुक्रमानुपाती को ही बच्चों क्या कहा जाता है, समानुपाती। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। और चर्चा किसकी हो रही है यहां पर, कूलम के नियम की। तो आप मुझे बता दो, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ूं तो बताइए, कूलम के नियम दो बिंदु आवेश के लिए उपयोगी होते हैं। तो दो बिंदु आवेश हमने ले लिया, एक बिंदु आवेश Q1 और दूसरा बिंदु आवेश बच्चों Q2। और इसकी बीच की दूरी कुछ न कुछ होती है, वो दूरी प्रायः हम लोग क्या लिया करते हैं, R। अगर ये दोनों सजातीय आवेश है तो इनके बीच आवेश के द्वारा एक दूसरे पर जो बल आरोपित होंगे, विद्युत बल, वो प्रतिकर्षण बल होगा। और बच्चों, कूलम साहब ने बताया, कूलम के नियमानुसार, कूलम के नियमानुसार, ठीक है, ये जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल होता है, ये आवेश के गुणनफल का समानुपाती। आवेश, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है, Q2, इसके गुणनफल का समानुपाती। ठीक है, और बच्चों दूसरी बात इन्होंने बताया कि ये जो बल के परिमाण होते हैं, ठीक है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही है कूलम के नियम का स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है ना, कि कूलम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो बच्चों, दोनों आवेश के गुणनफल देख लीजिए, दोनों आवेश के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है। बीच की दूरी के वर्ग का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, बटा मार स्क्वायर, है ना। तो कह रहा है उनके बीच की दूरी, नहीं, बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती नहीं है। आवेशों के परिमाण के गुणनफल का, बिल्कुल देख लीजिए, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो आवेशों के परिमाण के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती। ये बातें सही है, ये बी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, माध्यम की पारिगम्यता पर, है ना, माध्यम की पारिगम्यता पर। ठीक है, जब बच्चों हम चलते हैं किसमें,
विद्युत क्षेत्र से हटकर जब हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं, हम जब चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर माध्यम के जो गुण होते हैं जो चुंबकीय बल को प्रभावित करता है, वहां पर बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारीगम्यता। और पारीगम्यता को म्यू नॉट से सूचित किया जाता है। तो बताओ यहाँ पर कोई म्यू नॉट आता है इस फॉर्मूला में क्या? दोनों को मिलाते हो बच्चों, दोनों को कंबाइन करते तो फाइनली ये फॉर्मूला आपका आता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में कितना, आर स्क्वायर। यहां पर तो विद्युतशीलता आता है, यहां पर किसकी बात कर रहा, पारीगम्यता की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग नहीं, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता, दूरी के वर्ग का अनुक्रमानुपाती नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा बच्चों? बी। ये वाली बातें, ये वाली बातें होगी। ठीक है, तो ये चीज है आपका इसका सही आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर अब आते हैं बच्चों, किस पर? क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके। ठीक है, कूलम नियतांक के का एसआई मात्रक बताओ आप लोग। ठीक है, कूलम नियतांक के का एसआई मात्रक। तो बच्चों आप मुझे बता दो यहाँ पे एक चीज। ठीक है, कूलम नियतांक आपको कूलम के नियम में मिलता है, ये तो आपको सीधे तौर पर याद भी होगा, लेकिन थोड़ा सा F बराबर बच्चों हम लोग जानते हैं क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के बराबर हम क्या लिख सकते, कूलम नियतांक है ये, के ही आपका क्या है यहाँ पे, कूलम नियतांक। ठीक है, के ही बच्चों आपका क्या है यहाँ पर, कूलम नियतांक है। ठीक है, और कूलम नियतांक के बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पर एफ आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। ठीक है बच्चों, एफ आपका बल है, एफ आपका क्या है बताओ, एफ बल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ठीक है, आर आपका यहाँ पर दूरी है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। ठीक है, Q1 आवेश है ना, इसका एसआई मात्रक कूलम। Q2 भी तेरा क्या है, आवेश है, इसका भी एसआई मात्रक क्या चीज, कूलम। बता दो के का एसआई मात्रक, के का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का न्यूटन, आर का आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, कूलम गुना कूलम, कूलम गुना कूलम। तो बताओ ये हो जाएगा Q1 का भी कूलम, Q2 का भी कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये वाला चीज मैच कर रहा किससे, सी से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक कूलम आवेश में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, ये बार बार चीजें आ रही है ना। तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, कहने का अर्थ है यहाँ पर आवेश जो है कितना है, एक कूलम। ठीक है, और आवेश के क्वांटमीकरण से आप हम क्या जानते हैं, आवेश का मान क्या होता है आवेश के क्वांटमीकरण से, तो Q बराबर बच्चों प्लस माइनस एन ई, यहाँ पर नहीं कोई चिन्ह तो प्लस, यहाँ नहीं कोई चिन्ह तो प्लस, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो N बराबर हो जाएगा Q बाई ई। ठीक है, N बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं Q बाई ई, है ना। और N ही यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन की संख्या, कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स आपसे N का मान पूछा जा रहा है। तो N बराबर Q बटा ई, तो Q का मान कितना बच्चों, एक कूलम, और E का मान पता है आपको, मूल आवेश है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम रख दीजिए। ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाओगे मेरे भाई, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक कूलम बटे 1.6, और नीचे से पावर ऊपर ले जाओ तो ये 10 पे पावर 19 हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 19 को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है ना, और कूलम से कूलम मेरे ख्याल से कट जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कूलम से कूलम कट जाएगा, तो यहाँ पर कूलम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और बच्चों आप मुझे बताओ 10 की पावर 19 को आप 10 गुना 10 के पावर 18 लिख सकते, ठीक है, बताओ यहाँ पर, है ना, 1 गुना 10 के पावर 18, है ना, ये 10 के पावर 19 को मैंने ये लिखा बटे कितना 1.6, है ना।
अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 10/1.6 गुना 10 के पावर 18, और 10 में 1.6 से भाग दोगे तो 6.25 इंटू 10⁸8 ये निकल गई संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो याद रखना एक कूलम आवेश में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁸18 इलेक्ट्रॉन। और इसके बारे में बच्चों मैंने आप लोग को बताया भी है कि व्यवहारिक रूप से एक कूलम आवेश छोटा आवेश नहीं होता है, आवेश का यह एक बहुत बड़ा मान होता है, ठीक है। क्योंकि एक कूलम आवेश लाने के लिए किसी वस्तु से आपको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10⁸18 इलेक्ट्रॉन, जो संख्या में छोटी संख्या नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये चीज है बच्चों, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, इसका सही आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। अब बताओ, ये सब वैल्यू तो डायरेक्ट सीधे तौर पर आपको याद होनी चाहिए, बार बार क्लास में भी, ठीक है, ये चीज आप लोग को याद दिलाता चला गया था मैं, ठीक है। तो इसलिए बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान। बच्चों बताओ मुझे, एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये निश्चित रूप से बच्चों हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि आपको याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, ठीक है। निश्चित रूप से बच्चों ये सब आप लोग को आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है बेटा, यदि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए, दो आवेशों के बीच की दूरी को कितनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, ठीक है। बच्चों हम मान लेते हैं कि वो दो आवेश, ठीक है, वो दो आवेश तुम्हारा क्या है भाई, वो दो आवेश तुम्हारा वो दो आवेश हमने मान लिया, एक आवेश आपका Q1 है और दूसरा आवेश आपका क्या है, Q, ठीक है। तो बच्चों कूलम के नियम में आपने देखा था कि एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 हम लोगों ने एक दूसरे से कितनी दूरी पर लिया था, r दूरी पर। तो इसके बीच ये लगने वाला बल कितना, F, विकर्षण बल, अगर ये प्लस होगा तो, ठीक है। तो बच्चों एक चीज मुझे बता दो, यहाँ पर क्या चेंज कर रहा है, दूरी, क्या चेंज कर रहा है, दूरी, ठीक है। तो मान लीजिए कि शुरुआत में ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है, तो बताओ कूलम के नियमानुसार ये बल जो होगा दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता ना। अब देखो ये सब चीज को मैंने डीपीपी जो दिया था कूलम्स लॉ से रिलेटेड, उसमें मैंने लॉन्ग कट मतलब एकदम विस्तार पूर्वक ये सॉल्व किया था। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट कट इस चीज को कैसे सॉल्व हम कर सकते, ठीक है, ये भी सीखना जरूरी है बच्चों, है ना। तो कूलम के नियमानुसार ये जो बल आरोपित होते हैं एक दूसरे पर आवेशों के द्वारा, ठीक है, ये दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। आप पूछ सकते हो कि सर आवेश का गुणनफल भी तो होता है बल के समानुपाती, बल जो है आवेश के गुणनफल का भी तो समानुपाती होता, तो वो चीज आप यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि बच्चों यहाँ चेंज हो रहा दूरी, क्या चेंज हो रहा दूरी, आवेश की चेंजिंग की बात यहां नहीं की जा रही है। तो इसलिए बच्चों हम यहां पर, ठीक है, दूरी से संबंधित एफ को उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये अब देखिए आपके क्वेश्चन में कह रहा कि दूरी, मान लीजिए आर था, इसको कह रहा कि क्या कर दिया, दो गुना कर दिया, क्या कर दिया, दो गुना। तो बच्चों कोई बात नहीं, एक आवेश Q1 दूसरा आवेश आपका Q2, अब इसकी बीच को क्या कर दिया गया, दो, ठीक है। आर था तो कितना कर दिया गया, आर कितना कर दिया गया, 2r। तो बच्चों अब इस पर लगने वाले बल के मान बदल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि दूरी आवेश के बीच की दूरी बदलती है तो बल बदल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों एफ डैश जो तुम्हारा होगा, आर दूरी पर एफ बल लग रहा था, तो 2r दूरी पर मैंने मान लिया कितना बल लग रहा है, एफ डैश, और एफ डैश जो यहाँ पर होगा कूलम के नियम का
दूसरा कथन था कि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है विकर्षण या आकर्षण बल। तो अब यहाँ पर दूरी आपका कितना आर की 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एफ डैश व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसका, 2r स्क्वायर का। दैट मीन्स एफ डैश समानुपाती 1/2r स्क्वायर। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इसको ठीक है क्या कीजिए आप, समीकरण 2 में डिवाइड कर दीजिए इससे। ठीक है, तो क्या मिलेगा बच्चों, बराबर के उस तरफ वाले को उस तरफ वाले से डिवाइड कीजिए, तब 2 का बराबर 2 का समानुपातिक उस तरफ क्या है, एफ डैश बाई एफ बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है, बटा के ऊपर 1/2r का स्क्वायर, 1/2r का स्क्वायर, एफ 1/r का स्क्वायर, और एफ डैश बाई एफ आपका हो जाएगा 1/4r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बटा 1। भाग वाला चीज को गुना में ले जाते पलट जाता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे आपका ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ बचा क्या तुम्हारा, एफ डैश बाई एफ बराबर 1/4, और कोना कोनी गुना कर दीजिए, एफ डैश बराबर, ठीक है, एफ डैश बराबर हो जाएगा आपका एफ बाई, कितना हो जाएगा, f/4। तो कहने का मतलब है बच्चों कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाती है तो बल चौथाई हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना आप यहाँ पर, ठीक है, गुना अगर 4 हो जाता, एफ डैश जो हमने निकाला अगर 4 गुना में आ जाता तो हम कहते 4 गुना अधिक हो गया। और बच्चों आप देखो ये 4 तुम्हारा भाग में आ गया, एफ के बटा में आ गया, तो इसका मतलब है 4 गुना कम हो, क्या हो गया, 4 गुना कम हो गया। ये चीज ध्यान में रखना। और बहुत सारे बच्चे इस चीज के लिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन नहीं चुन पाता है। याद रखिएगा, गुना में 4 हो जाएगा तो 4 गुना बढ़ गया, और भाग में 4 हो गया तो 4 गुना कम हो गया। ठीक है, तो बताओ ये भाग में ना 4 आया है, ठीक है, तो बताओ क्या कहोगे, 4 गुना बढ़ गया या 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ये, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपके बोर्ड पर, है ना, दो आवेश के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, वही बात है, सेम क्वेश्चन रिपीट। ठीक है, आपके टेस्ट बहुत सारे बच्चे इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि सर सेम क्वेश्चन दे दी। ठीक है, तो हो गया, तो इसका भी आंसर सी ही होगा, वही क्वेश्चन है तो 6 में भी, तो उसका भी आंसर क्या होगा, सी में ही है वो बात, 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन बच्चों आपका, ठीक है, 7 नंबर ये है, ठीक है ना, एक निश्चित आवेश Q को भाग स्मॉल q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q में कैसे विभाजित किया जाना चाहिए ताकि उनके बीच अधिकतम आकर्षण बने। ठीक है, तो बच्चों हमने ये चीज आप लोग को बताया है, ठीक है, पीछे के वीडियो में जाके देखिए, एकदम ये कायदे से सॉल्व किया है मैंने मैक्सिमा मिनिमा का उपयोग करके। ठीक है, और वहां पर आप लोगों को बताया है, ठीक है, कि अगर किसी आवेश को आप दो भागों में विभाजित करते हो और उन दोनों भाग को कुछ दूरी पर ले जाके रख देते हो तो उन दोनों भाग पर महत्तम विकर्षण बल आरोपित तभी होगा। ठीक है, तब कुल आवेश का वो दोनों भाग क्या होगा, आधा और, ठीक है, कुल आवेश का क्या होगा बच्चों, आधा और आधा। ठीक है, इसमें से एक भाग को हमने स्मॉल क्यू माना था, तो बच्चों स्वतः दूसरा भाग हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, ये भी वैल्यू आपका q/2 होनी चाहिए, ये भाग भी आपका क्या होना चाहिए, q/, प्रत्येक भाग को मैंने भाग 1 माना था, ठीक है, और इसको भाग 2 ये था आपका, ठीक है, ये भाग 1 था, है ना, तो कुल आवेश का दोनों भाग क्या होना चाहिए, आधा, तभी जाकर के इनके बीच, इन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता बच्चों, मैक्सिमम। आप 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है, कूलम्स लॉ से संबंधित डीपीपी में, अगर उस वीडियो में जाकर के आप देखते हो बच्चों तो फिर इसका जो है, ठीक है, q/2 कैसे आया एकदम विस्तार पूर्वक मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है।
है ना, वहां पर, तो वहां को रेफरेंस लेते हुए बेटा यहाँ पर आप कहेंगे कि दोनों भाग कुल आवेश का क्या होनी चाहिए, आधा। तो कुल आवेश यही इसी से ये बट रहा है और ये बट रहा है, कुल आवेश का आधा। तो बच्चों बताओ स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाई 2, ऑप्शन आपका, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा आपका, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर ये है, यदि दो आवेशों के बीच, देखिए ये ध्यान देना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओगे। पीतल, पीतल बच्चों, थोड़ा ये देख लो यहाँ पर जो है आपका क्या चीज, पीतल धातुओं से बना होता है। धातुओं से बना होता है पीतल, किससे बना होता है बच्चों, धातुओं से बना होता है ये, ठीक है। और बताओ आप लोग मुझे, धातु का आपेक्षिक प्रावैधुता कितना होता, एप्सिलॉन, सॉरी, धातु का आपेक्षिक प्रावैधुता एप्सिलॉन आर अनंत होता है। सीधा एकदम ध्यान में रखना कि पीतल किससे बना है, धातुओं से। पीतल किससे बना है, धातुओं से। और धातु का एप्सिलॉन आर कितना होता है, आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी। तब कह रहा है कि दोनों आवेश के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों एक आवेश हमने Q1 ले लिया, दूसरा आवेश हमने क्या ले लिया, ठीक है ना, दूसरा आवेश Q2 ले लिया, और इसकी बीच की दूरी हमने मान लिया कितना बेटा, R है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच क्या रख दिया गया है, पीतल, ठीक है, क्या रख दिया गया, पीतल, है ना। तो बताओ ये जो है दोनों के बीच विकर्षण बल हम मान लेते कितना, F लग रहा है। तो बताओ अब जो है Q1 और Q2 आवेश के बीच में, ठीक है, अन्य माध्यम है, क्या है बच्चों, हवा या निर्वात नहीं है, पीतल रख दिया गया ना, तो पीतल कोई अन्य माध्यम है, ठीक है, अन्य माध्यम है, और उस माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, इन्फिनिटी है। बताओ यहां पर आप लोग, यहां पर मुझे, ठीक है, F बराबर, आपको पता है कि जब दो आवेशों के बीच में अन्य माध्यम ला के रख दिया जाता है, तो F बराबर फॉर्मूला होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। और बच्चों आप लोग को बताया गया है कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पर यहाँ पर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। और फिर बता दो आप यहाँ पर, ठीक है, तो ये F आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/एप्सिलॉन आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या रखोगे, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर। और आपको पता होनी चाहिए कि 1/इन्फिनिटी का वैल्यू शून्य होता है, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, शून्य होता है, ठीक है। तो देख यहाँ पर बाबू रे 1/इन्फिनिटी 0, और गुना क्या कर दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू बटा में आर स्क्वायर। तो देयरफॉर बल क्या हो जाएगा, 0 गुना कुछ भी करोगे तो 0 होगा, शून्य हो गया। क्या हो गया बाबू, शून्य हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो बताओ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा, तो क्या हो गया, शून्य। तो डी आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए अब ये बातें, ठीक है, कि जब दो आवेशों के बीच में, ठीक है, किसी धातु को लाके रख दिया जाता है, याद रखना किसको लाके रख दिया जाता है दो आवेशों के बीच में, धातु को, तो उन दोनों आवेश पर लगने वाले बल क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। अब इतना आगे कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा एक लाइन याद रखेंगे कि आवेशों के बीच में अगर धातु जैसे पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है, और ये ला करके रख दिया जाता है, तो उसके बीच बल के मान कितने आते हैं बताओ, ठीक है। दो आवेशों के बीच में धातु को लाके रख दिया जाए, तो बताओ दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है।
अब अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा आंसर। जब माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता बढ़ती है तो आवेशों के बीच का बल। बच्चों एक चीज मुझे बता दो यहां पर आप लोग, ठीक है, कूलम बल आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता के रूप में मैंने बताया था आपको एफ एम बराबर एफ ओ बटा एप्सिलन आर। याद है आप लोगों को? निश्चित रूप से बच्चों, है ना, कि कूलम बल आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता के रूप में एफ एम बराबर एफ ओ बाई एप्सिलन आर मैंने बताया था। ये एफ ओ क्या है? वायु में आवेशों के बीच आरोपित बल। ठीक है, और फिर ये जो आपका है ये एफएम, ये एफएम क्या था? ठीक है, जब दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम लाके रख दिया था तो माध्यम में आरोपित बल आवेशों के बीच। ठीक है, तो ये और ये एप्सिलन आर आपका क्या है बच्चों? सापेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता को बच्चों प्रायः हम लोग किससे सूचित करते हैं? एप्सिलन आर से। तो बताओ एक चीज आप मुझे यहां पे, ठीक है, कि माध्यम में आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण आपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्षिक विद्युतशीलता का समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती? बटा के नीचे तो व्युत्क्रमानुपाती ना, एफएम। अच्छा ये चीज बताओ, अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लू, वायु में आरोपित बल को क्या मान लू मैं? नियत। ठीक है, और एक चीज और मैं कह देता हूं यहां पे आप लोग को, ठीक है, कि दो आवेशों के बीच जो वायु में बल आरोपित होता है या निर्वात में जो बल आरोपित होता है ना, वो मैक्सिमम फोर्स होता है आवेशों के, मैक्सिमम मैक्सिमम फोर्स होता है वो। ठीक है, और जैसे वायु या निर्वात के अलावा आवेशों के बीच में कोई अन्य माध्यम लाके रख दोगे, ठीक है, तो एफओ से एफएम का मान कम ही होगा। क्या होगा? कम ही होगा। तो बताओ एक चीज यहां पर आप लोग, ठीक है, कि हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों कि एफएम जो है आपका एप्सिलन आर का व्युत्क्रमानुपाती है। एप्सिलन आर का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। और देखो क्या कह रहा है कि विद्युतशीलता बढ़ती है। विद्युतशीलता क्या होती है? बढ़ती विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब एप्सिलन आर, और एप्सिलन आर बढ़ती है। ठीक है, दैट मीन्स नीचे वाला चीज बढ़ेगा तो ये चीज क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इसके साथ इसका उल्टा संबंध होता है। एप्सिलन आर के वैल्यू को बढ़ाओगे तो माध्यम में लगने वाले बल क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा आपका? सही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों? सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना? तो आओ क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए आप। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि वायु में 1 मीटर की दूरी पर, वायु में 1 मीटर की दूरी पर एक कूलम के दो धनावेशों के बीच प्रतिकर्षण बल। बिल्कुल ये आंसर होगा इसका। ये आप लोग पढ़े हो, बताया गया आप लोगों को ये चीज। ठीक है, ये आंसर होगा बच्चों इसका, है ना? जैसे देखिए आप, एक कूलम के कितने आवेश? दो आवेश ले लिया मैंने, एक कूलम का दो आवेश, और इसके बीच की दूरी कितनी बच्चों? 1 मीटर। बीच की दूरी कितनी? 1 मीटर। और ये दोनों आवेश आपका किस में है भाई? ठीक है, किस में है बताओ? किस माध्यम में? वायु में। किस में है ये दोनों आवेश? वायु में है आपका। ठीक है, तो आप मुझे बता दो, ये प्लस, ये भी प्लस, तो आकर्षण बल या विकर्षण बल? निश्चित रूप से आपको होगे कि सर विकर्षण बल। और ये बल जो होगा F बराबर आपका कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 बटे में कितना? R²। तो बच्चों ये वैल्यू जो तुम्हारा हो जाएगा, ये वैल्यू तुम्हारा
Q1 हो जाएगा और ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा Q2 और ये आपका क्या हो जाएगा R का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? R का मान हो जाएगा। और मुझे बताइए आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता भाई? 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर मॉड ऑफ Q1 तो +1 कूलम। मॉड ऑफ मॉड के अंदर Q1 इंटू Q2 तो +1 कूलम इंटू +1 कूलम बटे R का मान 1 मीटर तो 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब सॉल्व करो आप। 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 करोगे 1 होगा, ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा बच्चों मॉड के अंदर और 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब बताओ प्लस का मॉड क्या होता बच्चों? प्लस ही होता। 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इंटू 1 कूलम स्क्वायर बटा 1 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर F बराबर बच गया 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो बताओ ये ऑप्शन कौन सा? बी है क्या? बिल्कुल ये ऑप्शन है ये आपका, है ना? तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और सीधे तौर पर भी आप याद रखें कि 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलम के 2 आवेश रखे जाएंगे तो उनके बीच लगने वाला बल ये हो जाएगा। और बताओ ये बल का मान छोटा है या बहुत बड़ा है? 10 पे पावर 9 है बच्चों। ठीक है, 10 पे पावर 6 ही आपका 10 लाख होता है। ठीक है, यहां पर जो है इसकी कोटि कितनी है? 10 की पावर 9 है। तो बताओ 10 लाख न्यूटन से भी अधिक बल लग रहा है ये। कब? जब 1 कूलम के आवेश वायु में कितनी दूरी पर हो? 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है ना? तो ऐसे इस दृष्टिकोण से भी बच्चों हम कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश आपका छोटा आवेश नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से ये बहुत बड़ा आवेश होता है। ठीक है ना? तो ये आपका सही आंसर होगा। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, ये भी बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे या दिमाग लगाते तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना? 2 आवेश है, इस आवेश को बच्चों आप Q1 मान लो, इस आवेश को बेटा आप क्या मान लो? Q1। और इस आवेश को आप क्या मान लीजिए? Q। ठीक है, और इसके बीच लगने वाले बल दे दिया कितना न्यूटन? 12 न्यूटन, है ना? तो बहुत बढ़िया। एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका क्या है? Q2। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी नहीं पता है तो जनरली हम R दूरी लिया करते हैं, ले लीजिए। ठीक है, और बताओ यार जिसको आपने Q1 माना वो भी धनात्मक है और Q2 जिसको माना वो भी धनात्मक है, तो धनात्मक धनात्मक के बीच आकर्षण या विकर्षण बल, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, और बेटा यहाँ पे Q1 आपका दे रखा है 2 माइक्रोकूलम और Q2 आपका दे रखा है कितना? 6 माइक्रोकूलम। और दोनों के बीच जो बल लग रहे हैं वो कितना न्यूटन है बेटा? 12 न्यूटन। कितना न्यूटन है? 12 न्यूटन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 12 न्यूटन लग रहा है, बहुत अच्छा। अब बताओ ये Q1 आपका 2 माइक्रोकूलम और ये Q2 बच्चों तुम्हारा 6 माइक्रोकूलम। अब प्रश्न में पढ़ो, क्वेश्चन पढ़िए आप। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाए, यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाए तो बच्चों बताओ एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। तो Q1 आपका कितना है? 2 माइक्रोकूलम है। और दे दिया जाने का मतलब है कि अगर आप 2 माइक्रोकूलम में -2 माइक्रोकूलम दोगे तो जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो दे दिया जाए का मतलब है कि जितना था उसमें इतना जोड़ दीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोकूलम प्लस इंटू माइनस 2 माइक्रोकूलम, तो देयरफॉर बच्चों Q1 आपका 0 कूलम हो जाएगा। Q1 कितना हो जाएगा? 0 कूलम हो जाएगा। आओ फिर बातें करें हम किसका? अब Q2 का। तो Q2 पर कितना आवेश दे रखा है? 6 माइक्रोकूलम। कितना आवेश दे रखा है बेटा? 6 माइक्रोकूलम दे रखा है।
कह रहा प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलम, तो -2 माइक्रोकूलम Q1 को भी मिला और -2 माइक्रोकूलम किसको मिलेगा, Q2 को भी। तो देने का मतलब है कि उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। -2 माइक्रोकूलम, तो बताइए 6 माइक्रोकूलम प्लस इंटू -2 माइक्रोकूलम, तो बच्चों ये तुम्हारा हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम Q2 फाइनली, ठीक है। अब बताओ, तो नया बल होगा, तो ठीक है। अब बताओ दोनों पर, अब देखिए ये जोड़े हैं तो Q1 से मान बदल गया ना, Q2 से जो था उससे मान बदल गया, इसीलिए हम जोड़ने पर जो आवेश आएगा उसको Q1 डैश मान लेंगे, और इसमें भी जोड़े तो जो आवेश आया उसको क्या मान लेंगे, Q2 डैश। अब यहां पर Q1 डैश और क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद Q2 डैश, Q1 डैश बच्चों तुम्हारा 0, और ये तुम्हारा कितना 4 माइक्रोकूलम, और इसकी बीच की दूरी कितनी R, ठीक है, बीच की दूरी कितनी R है ना। तो अब बच्चों यहाँ पर बताओ F बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 डैश इंटू 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 Q2 डैश बटे कितना R² हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ 0, Q1 डैश आपका 0 है, गुना Q2 डैश आपका कितना 4 माइक्रोकूलम है बटे R², तो बताओ यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 0 गुना कुछ भी करोगे 0 बटा कितना R², 0 का मॉड 0 ही होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 0 बटा R², ठीक है। तो 0 गुना कुछ भी कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर F बराबर कितना, जी, F बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो याद रखना आप, ठीक है, एक चीज यहाँ पर है ना, कि दो बिंदु आवेश में से अगर कोई एक बिंदु आवेश 0 हो जाए, यदि कोई एक बिंदु आवेश आपका कितना हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, तो लगने वाले बल जो हो जाएंगे उनके बीच कितना, शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ना, एक आवेश +2 माइक्रोकूलम था, दूसरा +6 माइक्रोकूलम था, और प्रत्येक में -2 माइक्रोकूलम जोड़ दिए, तो +2 माइक्रोकूलम पहले से था ऑलरेडी, और ये जोड़ दिए, तो बताओ ये 0 हो जाएगा, हो गया ना 0, ठीक है। तो दो आवेश में से किसी एक आवेश को आप 0 कर दो, तो उनके बीच लगने वाले बल कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, शून्य। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, ठीक है। और आओ अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। अब इसमें बताओ, कह रहा कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच 2 नैनोमीटर की दूरी है, कि बाबू 2 नैनोमीटर की दूरी, और बल कितना लग रहा है F, यदि दूरी 1 नैनोमीटर कर दिया, बताओ 2 नैनोमीटर को आपने R माना, R मान लो, और अब बताओ 2 नैनोमीटर का आधा होगा ना 1 नैनोमीटर, अरे 2 नैनोमीटर का आधान होगा, तो जब 2 नैनोमीटर को R माने हो तो 1 नैनोमीटर कितना R/2 हो जाएगा। और पीछे अभी आपने सॉल्व किया था, ठीक है, वो तो दूरी को 2 गुना किया था, दूरी को क्या किया था बच्चों, 2 गुना किया था, ठीक है। तो बताओ दूरी क्या हो गई, आधी। अगर 2 नैनोमीटर को हम R मानते हैं, तो 2 नैनोमीटर का आधा होगा ना 1 नैनोमीटर, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, इसके रेफरेंस में R/2, क्या मानना पड़ेगा, R/2 मानना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लो ना R का मान यदि यहां पर रखते हो ना आप 2 नैनोमीटर बटा 2, तो ये कट के 1, तो बताओ 1 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। तो बताओ R 2 नैनोमीटर को माने, तो 1 नैनोमीटर आपका क्या हो जाएगा R/2, क्योंकि R/2 1 नैनोमीटर को संतुष्ट कर रहा है ना, तो हाँ, ठीक है। तो ये चीज, तो अब सोचो जरा बच्चों आप लोग, दूरी क्या हो गई, आधी, दूरी क्या हो गई, आधी। 2 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर से हटा करके दूरी 1 नैनोमीटर कर दिया गया, तो बताओ कितनी दूरी पर थी दोनों आवेश, उसका आधा हो गया ना, क्या हो गया, आधा। और बताओ यार, ठीक है, तुम जानते हो कि F समानुपाती क्या होता है, 1/R², इसी को हम कहते हैं कि F R² का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लोगे। दूसरा F डैश समानुपाती
1 बाई क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, आधी हो गई ना दूरी, ठीक है, दूरी क्या हो गई बच्चों, आधी हो गई। तो बताओ इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब दो समीकरण में एक से भागा लगा दो बच्चों, ये एफ डैश बाई एफ बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, 1/r/2 का होल स्क्वायर बटे 1/r², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश बाई एफ, और 1/r/r² बटा 4 इंटू ये r²/1, भाग वाला चीज ये बटा के नीचे वाला चीज को गुना में ले जाओगे पलट जाएगा, ये पलट के 4 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा एफ डैश बाई एफ बराबर, एफ डैश बाई एफ बराबर हो जाएगा 4/r² इंटू r² से r² कट गया, देयरफॉर एफ डैश बराबर कितना 4, कितना हो गया 4f हो गया, है ना। तो बच्चों एफ डैश बराबर कितना 4f। बताओ आप, जब दूरी को आधा करते हैं, दूरी को क्या करते हैं आधा, तो बल कितना गुना हो जाता है 4 गुना, ठीक है। तो बताओ 4 से अभी गुना हुआ है ना, तो 4 गुना ये अधिक कहोगे या 4 गुना कम कहोगे, तो भाग में 4 आया था तो हमने क्या बोला था 4 गुना कम हो गया, आज अब भी देखो गुना में 4 आया तो आप क्या कहेंगे 4 गुना अधिक हो गया। ये तो चलो सीधा ऑप्शन में दिया हुआ है 4f, तो 4f हम मार देंगे यहाँ पर कि बी ऑप्शन सही, सॉरी सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन बच्चों अगर यही भाषा में लिखा रहता कि 2 गुना हो जाएगा, दो गुना अधिक, 2f को कहेंगे 2 गुना अधिक हो जाएगा, f/2 को कहेंगे 2 गुना कम हो जाएगा, 4f को कहेंगे 4 गुना अधिक हो जाएगा, और f/4 को कहेंगे 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से भाषा में भी दिया हुआ रहेगा तो आप चुन लेना सही आंसर, ठीक है ना। तो ये चीज तो अब बताओ यहाँ पर ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, जैसे मैंने ये किया ना। तो अब दूरी यहाँ पर जो है, ठीक है, 2 नैनोमीटर का होल स्क्वायर, और इसके लिए आप क्या लिखोगे 1 नैनोमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ बच्चों, ये तो मैंने सॉल्व किया ही ना, अब वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, देखिए तब पर भी इतना ही आएगा, वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तब पर भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा 1/4 n² m² होगा ना ये, ये हो जाएगा 1/1 n² और भाग वाले चीज को गुना में ले जाओगे पलट जाएगा 1/4 n² m² गुना 1 n² m² बटा 1, ये कट जाएगा। तो बताओ, ओह उल्टा रख दिया मैंने, है ना यार, ठीक है। एफ डैश ये है ना तुम्हारा बटा के ऊपर, 1/1 का स्क्वायर करो 1 n² m², ये। अब बताओ एफ बटा के नीचे एफ, तो ये हो जाएगा 1/स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों कितना होगा 4 होगा, n² और क्या हो जाएगा m²। अब इसको भाग में है पलट के गुना में ले जाइए, 1/n² गुना 4 n² m² बटे ने कुछ तो 1, ये कट जाएगा। तो बताओ यहाँ पर भी एफ डैश बराबर 4f हो गया ना, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बताओ सी आंसर हो जाएगा, का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर पर आते हैं, 13 नंबर पर। और बताओ मुझे 13 नंबर क्या आप लोग को पढ़ाया गया है तो बच्चों, अगर आप थ्योरी को बार बार रिवीजन करेंगे, पढ़ाए हुए नोटबुक को बार बार रिवीजन करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, ठीक है ना। तो बताओ 4 ऑप्शन दिए गए, कूलम का नियम सही सदिश के रूप में कौन सा है, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में कौन सा सही है, ठीक है। तो आप मुझे बता दो, मैंने आप लोग को पढ़ाया था एकांक सदिश के रूप में और विस्थापन सदिश। तो एकांक सदिश के रूप में ये बताया था आपको 1/4πε0 इन, अच्छा यहाँ पर स्मॉल q1 q2, तो स्मॉल ए ले लीजिए कोई बात नहीं, स्मॉल q1 इंटू क्यू बटे में r² इंटू आर कैप पढ़ाया था। एक ये भी पढ़ाया था बच्चों आपको वेक्टर f बराबर 1/4πε0 q1 इंटू q2 बटे r², और बेटा आपको पता है आर कैप बराबर क्या होगा वेक्टर r/r,
आर कैप की जगह पर आप लिख सकते हो वेक्टर आर बाई आर। तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर गुना आर करोगे R3 हो जाएगा इंटू वेक्टर आर। ठीक है ना। तो बताइए ये दो रूप में, एक एकांक सदिश के रूप में, एक विस्थापन सदिश के रूप में। और आप यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके के भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में सब में के है तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं हम, के लिख सकते हैं, क्योंकि के को ही तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था। ठीक है, तो देखो आर क्यू वाले ऑप्शन तो एक है, लेकिन आर वेक्टर नहीं, यहाँ पर आर कैप है, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर आर कैप वाला है, सब आर कैप वाला है। ठीक है, अगर यहीं पर तुम्हारा आर वेक्टर रहता, कैप ना रह करके तीर रहता इस पर, तब ये भी सही होता। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर देख लो के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होना चाहिए, है ना, आर स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब देख लो इससे एकदम मैच कर रहा है, ये सही है। अब देख लीजिए आर कैप के बटा में आर क्यू है, तो यहाँ आर स्क्वायर है। ठीक है, अगर आर क्यू है यहाँ पर तो आर वेक्टर है, आर वेक्टर है नहीं, तो इसलिए ये गलत है। और जब आपका ए और बी सही हुआ ही नहीं, केवल बी सही हुआ, तो ये कैसे सही हो सकता, नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर, सॉरी 14 नंबर। ये देखिए समझना इस बात को, दो समान और सजातीय आवेश, दो समान और सजातीय आवेश Q और Q ने ले लिया दो आवेश। तो बताओ यार, इसका भी परिमाण Q है, इसका भी परिमाण Q है, तो समान हो गया, दो समान। और सजातीय नहीं कोई चिन्ह, तो यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, तो बताओ सजातीय हो गया। प्लस प्लस होने के कारण ये सजातीय, और Q होने के कारण ये दोनों आवेश क्या होंगे, समान। तो इसलिए दोनों बिंदु पर जो आवेश है, इस आवेश को हम कह सकते हैं कि दो समान और सजातीय आवेश, दो समान और सजातीय आवेश कह सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, और कह रहा ठीक बीच में, ठीक बीच में, तो बच्चों इसकी बीच की दूरी को हम मान लेते हैं। ठीक है, बीच की दूरी को, दो समान और सजातीय आवेश के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, 2x मान लिया। ठीक है, ठीक बीच में, ठीक बीच में का मतलब है कि इधर से भी कितनी दूरी पर, आधी दूरी पर, तो 2x का आधा दूरी x हो जाएगा। और इधर से भी ये कितनी दूरी पर, आधी दूरी पर, तो 2x का आधा दूरी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तीसरा समान आवेश रखा जाता है, यही q की रखा जाता है। ठीक है, तो यह तीसरा आवेश क्या होगा, स्थिर संतुलन में रहेगा, अस्थिर संतुलन में रहेगा। ठीक है, संतुलन में नहीं रहेगा, क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां पर समझने की जरूरत है ये कि स्थिर संतुलन और अस्थिर संतुलन क्या है। ठीक है, ये बिंदु को ए कह देते, ये बिंदु को हम बी कह देते, और ये बिंदु आपका क्या है, ठीक है, ए बी का एकदम ठीक बीच का बिंदु सी। एक चीज बताओ आप मुझे, ठीक है, संतुलन क्या चीज बच्चों, संतुलन के लिए तीसरा आवेश, यही है ना तीसरा आवेश आपका, तीसरा आवेश पर बराबर परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगना चाहिए। संतुलन के लिए तीसरा आवेश पर बराबर परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगना चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से बच्चों ये चार्ज प्लस है, ये प्लस है, तो बताओ इस पर इस दिशा में बल लग जाएगा, और इस बल को हम क्या कह देंगे, एफ सी बी। ठीक है, और एफ सी बी जो आपका हो जाएगा बेटा, अच्छा एफ सी बी, और फिर बता दो यहाँ पर इसके कारण भी इस पर बल लगेगा इस दिशा में, ये प्लस ये प्लस, ये भी इस पर विकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी, इसके कारण इस पर ये बल लग रहा है ना, ये आपका एफ सी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ सी ए।
ठीक है, और इसके कारण इस पर ये बल लग रहा, तो ये हो जाएगा एफ, ठीक है। ये दोनों बराबर होना चाहिए संतुलन, एफ सी बी बराबर, या आप ऐसे कह सकते हो एफ सी ए बराबर कितना, एफ सी बी, एफ सी ए बराबर एफ सी बी। मैंने क्या कहा कि तीसरा आवेश के संतुलन, संतुलन के लिए तीसरा आवेश पर बराबर परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि एफ सी ए बराबर क्या होनी चाहिए, एफ सी बी, यही विपरीत दिशा में बराबर बल लगेगा तभी ये संतुलन में आएगा, ठीक है। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर हो जाएंगे दोनों, ये क्योंकि बच्चों आप देख लो, अगर आपने एफ सी ए ज्ञात किया तो बताओ इसके लिए आवेश का गुणनफल सी और ए पर का आवेश Q1 Q2 होगा, तो सी और ए पर का आवेश सी बिंदु पर का आवेश ये आपका सी बिंदु है ना, सी, ठीक है, ये सी बिंदु, तो सी पर का आवेश Q और ए पर का आवेश भी Q, बताओ आवेश का गुणनफल कितना हो जाएगा, Q गुना Q, Q स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। और बीच की दूरी कितनी, x, बीच की दूरी कितनी, x। और बच्चों एफ सी बी, बताओ सी और बी पर क्या आवेश के गुना करोगे, तो सी पर भी आवेश क्यू है, बी पर भी आवेश क्या है, क्यू है, दोनों को गुना करोगे तो आवेश का गुणनफल क्यू स्क्वायर, और इसके भी बीच की दूरी कितनी है, एक्स है। बच्चों ये सिमेट्रिसिटी के आधार पर, ठीक है, इसके लिए भी आवेश का गुणनफल क्यू स्क्वायर, बीच की दूरी एक्स, इस बल के लिए भी आवेश का गुणनफल क्यू स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी, एक्स, ठीक है। तो बताओ यहां पर इस सिमेट्रिसिटी के आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि एफ सी और एफ सी बी क्या होगा, बराबर होगा, एफ सी और एफ सी बी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, ठीक है। और फिर एक चीज, अब आइए, अब स्थिर और अस्थिर संतुलन का मतलब क्या है, स्थिर और अस्थिर संतुलन का मतलब यहां पर यह है बच्चों, ठीक है, ये आवेश जैसे तीसरा आवेश आपका विरामा मतलब संतुलन की अवस्था में है ना, अगर इसको इस जगह पर से थोड़ा सा खिसका दो इधर चाहे इधर, इधर, ये तीसरा आवेश, देखिए समझिएगा मेरी बात को, है ना, मैं कह रहा हूं कि स्थिर संतुलन क्या होता है, तब फिर आते हैं हम किस पर, अस्थिर संतुलन पर। तो स्थिर संतुलन का मतलब है यहां पे, ठीक है, कि ये जो तीसरा आवेश Q जो आपका संतुलन की अवस्था में है इस बिंदु C पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर खिसका दीजिए, खिसकाने के बाद पुनः ये इस बिंदु पर आ जाए, पुनः ये आवेश इसको थोड़ा सा इधर उधर खिसकाने के बाद, चाहे इधर खिसका दीजिए चाहे इधर खिसका दीजिए, पुनः ये इस बिंदु पर आ जाएगा, हम कहेंगे संतुलन में है, स्थिर संतुलन में, स्थिर संतुलन में, ठीक है। और बच्चों यदि इस तीसरा आवेश Q को बिंदु C पर से इधर उधर खिसकाने के बाद कभी भी ये C बिंदु पर पुनः वापस नहीं आए, तब हम कहेंगे कैसा संतुलन है, अस्थिर संतुलन, कैसा संतुलन, अस्थिर संतुलन। तो बच्चों जब दो आवेश के बीच में बराबर परिमाण का ही आवेश हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा इधर उधर भी खिसका देते हैं तो पुनः वो अपने उसी पोजीशन पर आ जाता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये कैसा संतुलन में रहेगा, स्थिर संतुलन में। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। तो ऐसे सोचना इस चीज को, ठीक है ना। तो अब आओ क्वेश्चन नंबर 15, ये है आपका पानी का प्रावैद्युतांक 80, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है बच्चों यहां पर कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या दे दिया तुम्हारा, ठीक है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दे दिया, 80। अब कहता वायु की तुलना में पानी में दो आवेशों के बीच बल, दो आवेशों के बीच बल, ठीक है ना, वायु की तुलना में, ये बच्चों प्रावैद्युतांक है किस, पानी का, ठीक है, पानी का प्रावैद्युतांक है। और बताओ दो आवेश के बीच में जब वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम लाके रख देते थे, याद कीजिए आप लोग ऐसे, एक आवेश Q1 था और दूसरा आवेश क्या था बच्चों, Q2 था, और इसकी बीच की दूरी कितनी थी, R, इसके बीच की दूरी कितनी थी बेटा, R थी, और इसके बीच कोई माध्यम नहीं था उस वक्त, वायु था, क्या था, तो वायु। और याद करो आप लोग वायु में लगने वाले बल को हमने किससे सूचित किया था, F फोर्स, ये बीच में कोई माध्यम नहीं है, क्या है, वायु है, क्या है, वायु है,
ठीक है, तो FO। और बताओ अब इसी आवेश को Q1 और Q2 कितनी दूरी पर, R दूरी पर ही, कितनी दूरी पर बच्चों, R दूरी पर ही है, ठीक है। अब ये बीच में, अब ये बीच में, ठीक है, पानी ला दिया। पानी आपका एक माध्यम है ना, ठीक है, पानी एक क्या है, मीडियम है, ठीक है, प्रवैद्युत माध्यम है, ठीक है। और फिर बताओ इसकी अपेक्षित प्रवैद्युतता कितना, एप्सिलॉन आर। और एक चीज बताओ यार तुम लोग, यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच अभी भी क्या होगा, विकर्षण बल लगेगा, लेकिन माध्यम बदलने से लगने वाले बल के परिमाण बदल जाएंगे। तो वायु में FO बल लग रहा था, तो अन्य माध्यम में बल कितना लगा दिया, FM। तो FM, तो बताओ FO और FM के बीच का रिलेशन पता है क्या आपको, बिल्कुल FM, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका FO बाई एप्सिलॉन आर, FO बाई एप्सिलॉन आर। तो बच्चों मुझे यहाँ पे बता दो, ठीक है, तो पानी के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना रख दोगे, FO बाई कितना 80, ठीक है। तो पानी में, है ना, पानी में माध्यम यहाँ पर पानी है, तो पानी में बताओ वायु में लगने वाले बल 80 गुना कम हो गया, क्योंकि बटा में 80 आया, कितना गुना कम हो गया, 80 गुना घट जाएगा। अगर यही 80 गुना होता तो क्या हो जाता, कहते 80 गुना बढ़ गया, और बटा में 80 आ गया, गुना में 80 आता था हम कहते 80 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों ये बटा में 80 आया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे 80 गुना घट, ठीक है, सर हो जाए। बताओ अगर दो आवेशों के बीच वायु की जगह पर हम पानी डाल दें, ठीक है, तो फिर बल कितना गुना घट जाएगा, 80 गुना, ठीक है। क्योंकि जब हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो FO में भागा कितना से हो जाएगा, 80 से। और जस्ट बच्चों आज मैंने बताया आपको, ठीक है, अगर 80 से भाग लग गया है तो आप क्या कहेंगे, 80 गुना बढ़ गया या 80 गुना घट गया, तो आप कहेंगे कि 80 गुना, ये रहा आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज हम इतना रखते हैं, ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय।